गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th एसएस हमारा लेसन चल रहा है संसाधन एवं विकास, और उस लेसन में आज हम आगे करेंगे कि किस प्रकार से हम संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं। पीछे हमने देखा था कि रियो डी जनेरियो के अंदर किस प्रकार से पृथ्वी को बचाने के लिए सम्मेलन किया गया। देखिए, उसके बाद में एजेंडा 21 यह घोषणा जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास करना था। यह कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करें, यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण की समस्या तो है, लेकिन हर देश अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार से पर्यावरण को बचा सकता है उसके ऊपर मंथन करें और उन योजनाओं को लागू किया जाए। आगे देखिए, नियोजन क्या होता है। नियोजन का अर्थ होता है किस प्रकार से हम संसाधनों को बचा सकते हैं, उन संसाधनों को एक लिमिट में रह करके यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं हमारे देश के अंदर जहाँ संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इनमें खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर नदियाँ ज़्यादा हैं, पहाड़ी इलाका है। उधर तिब्बत और चाइना साइड से आने वाली नदियाँ हैं, वहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना करके हम बिजली बना सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन उन संसाधनों का भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा। लद्दाख का शीत मरुस्थल जब देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है, यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। राजस्थान के अंदर प्रचुर मात्रा में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है क्योंकि राजस्थान के अंदर तेज़ हवाएं बहुत चलती हैं, गुजरात में चलती हैं। वहाँ पर विंड मिल लगा करके हम बिजली की आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ सौर ऊर्जा के बड़े बड़े प्लांट लगा करके हम एक सेफ एनर्जी यूज कर सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, न कोई गैस जलानी पड़ती है, न कोयला जलाना पड़ता है, और हमारा पर्यावरण बचा रहता है और हमारी बिजली की ज़रूरतें भी पूरी हो सकती हैं। परंतु ये जल आधारभूत अवरचना तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की कमी पाई जाती है क्योंकि हमारे देश में सारी चीज़ें एक जगह पर अवेलेबल नहीं है। किसी प्रदेश में कोई खनिज मिलता है, किसी प्रदेश में कोई चीज़ मिलती है, कहीं कृषि ज़्यादा होती है। ये अलग अलग है। राष्ट्रीय स्तर और प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इन संसाधनों को हम कौशल विकास यानी कि थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दे करके इन संसाधनों को आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। जैसे सामुदायिक भागीदारी की सहायता से ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर पर समुदाय की, जैसे पेड़ लगाने हैं तो ग्राम पंचायत की सहायता लें, युवा क्लब हैं, गांव की धार्मिक संस्थाएं हैं और हैं, वो सब मिल करके पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, पेड़ तो ये वन विभाग वाले हर साल लगाते हैं, लेकिन उनको बचाना, बीमारियों से बचाना, पशुओं से बचाना, उन्हें पानी डालना ताकि हम उसको आगे कर सकते हैं। उपनिवेशिक काल के अंदर हमारे संसाधनों का बहुत ज़्यादा, उपनिवेशिक काल था बेटा जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए, दूसरे देशों के लोग आए और उन्होंने हमारे संसाधनों को लूटना शुरू कर दिया, और उस ज़माने के अंदर ये पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारें भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण अपनी चिंता
इन शब्दों में व्यक्त की थी कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा देश दुनिया के अन्य देशों की तुलना में छोटा है और जनसंख्या वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है। तो हमारे यहाँ तो संसाधनों का यूज, जैसे अमेरिका में एक फॉर एग्जांपल कि 10 सेब हैं और खाने वाला एक है, और हमारे यहाँ खाने वाले 10 हैं और सेब एक है, तो उसको 10 टुकड़ों में बांट करके खाया जा सकता है, किसी एक को नहीं। तो इतना अंतर है दूसरे देशों में और हमारे देश के अंदर। और ये तो कोविड की वजह से काउंटिंग, पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं हुई, नहीं तो हो सकता अब की बार हमारे देश की जनसंख्या चाइना को क्रॉस कर जाती, क्योंकि उन्होंने तो 1978 से कानून बनाया हुआ है कि केवल एक ही बच्चा पैदा होता है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या की वृद्धि दर है वो रुक गई है और हमारी वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। इसलिए सबसे ज़्यादा संसाधनों को बचाने की चिंता भारत के अंदर ही होनी चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भूमि क्षेत्र मैदान जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग को विस्तृत हैं। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रभाव से 12मासी यानी पूरा साल जी नदियों में पानी चलता है। पर्यटन विकास के लिए भी सही हैं और देश के क्षेत्रफल पर लगभग 27% हिस्सा पठारी है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष पाया जाता है। दक्षिण भारत के अंदर पठार ज़्यादा मिलते हैं, जो ज़मीन तो उपजाऊ है लेकिन उबड़ खाबड़। उत्तर भारत के अंदर हमें प्लेन ज़मीन मिलती जिस पर हम खेती करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की, तत्पश्चात 1974 में, उसके बाद 1987 के अंदर, यानी पूरी दुनिया आज इस चीज़ के ऊपर लगी हुई है कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक चीज़ों को बचाएं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इस धरती के ऊपर ठीक ढंग से रह सकें। ये चार्ट देखिए बेटा, ये चार्ट दिया गया है 1960 और 61 का और 2014 और 15 का। वन भूमि, बंजर, गैर कृषि भूमि, इसको आप अच्छे डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 द्वारा ये चित्र दिया गया किस किस प्रकार की भूमि हमारे देश में अवेलेबल है। अब देखिए भूमि का उपयोग किसे करते हैं। वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि यानी बंजर तथा कृषि योग्य, अकृषि योग्य भूमि। देखिए बंजर भूमि पर कृषि नहीं हो सकती है। गैर कृषि जैसे इमारतें, सड़क और उद्योग लगाए जाते हैं तो वो ज़मीन भी कृषि योग्य नहीं रही है। और जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो उस कम ज़मीन के अंदर ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाए और कम से कम केमिकल और खाद का भी यूज किया जाए, ये बहुत बड़ी चिंता विषय है। और शहर बढ़ रहे हैं, सड़कें हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, इमारतें हैं, उनके बढ़ने से वन भी घट गए हैं और जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, स्थानीय चरागाह और गोचर भूमि जो गाँव के आसपास शामलात भूमि चारों तरफ छोड़ी जाती थी वो भी अब समाप्त हो गई है। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधीन नहीं आती, जैसे पहाड़ी इलाकों के अंदर वन पाए जाते हैं। वर्तमान प्रति भूमि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय खेती होती है, प्रति भूमि में एक बार खेती करने के बाद उस जमीन को कई दिनों के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। निवल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो सकल कृषिगर क्षेत्र कहला। जिस भूमि पर आप खेती करते हैं उस भूमि पर आपके पास प्रचुर मात्रा में पानी भी उपलब्ध है, उस फसल को आप बचा सकते हैं, उसमें खाद डालेंगे, पशुओं से बचाएंगे। बारिश ना हो तो आप पानी और सिंचाई की व्यवस्था भी करेंगे, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। भारत के भू उपयोग के प्रारूप, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के भूभाग को हम उपयोग कर सकते हैं। पूर्वोत्तर को छोड़ में असम को छोड़कर अन्य के सूचित क्षेत्र के बारे में हमारे पास जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। भूमि का निम्नीकरण यानी मकान बना लिए,
बिल्डिंगें बन गई हैं, सड़क बन गई हैं, वहाँ से मिट्टी उठाई जाती है, एक जगह से उठा दूसरी जगह भर्त करते हैं, ट्राली भर जाती हैं। तो जहाँ से मिट्टी का कटाव होता है बारिश के मौसम में, वो ज़मीन कट कट के दूसरी जगह चली जाती है, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। अत्यधिक पशु चराई, वन उन्मूलन, जहाँ अत्यधिक मात्रा में पशु चराए जाते हैं, उनके खुरों से उस ज़मीन का जो घास फूस है वो कट जाता है, और वर्षों तक अगर इस प्रकार से वहाँ पशु चराते हैं तो ज़मीन रेतीली हो जाती है और उस भूमि में कटाव जल्दी होता है। आंधियाँ आती हैं तो उसमें उड़ जाती है और बारिश के साथ भी बह जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण ज़मीन खराब हो गई। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई यानी ज़्यादा पानी की वजह से हमारी ज़मीनें खराब हो गई हैं। अति सिंचन से उत्पन्न जलक्रांता भी भूमि निम्नीकरण का एक बहुत बड़ा कारण, बाढ़ ज़्यादा आती हैं। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और शैलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल होती है, क्योंकि चूने को पीस करके सीमेंट बनाते हैं और चूने को जब पीसते हैं तो वायुमंडल में उड़ता और उड़ के वो 10-100-200 किलोमीटर दूर तक जाता है, और जब वो हवा से नीचे गिरता है तो धीरे धीरे वो पत्थर उस ज़मीन में मिल जाता है और वो ज़मीन बंजर हो जाती है। तो इस प्रकार से इन संसाधनों को बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से जब हम यूज़ करेंगे तब जा कर के हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन चीज़ों को बचा सकते हैं। आगे आते हैं मृदा और संसाधन और मृदाओं का वर्गीकरण। ये देखिए हमारे देश की मृदाओं का वर्गीकरण किया। ऊपरी मृदा, उपमृदा, अंतस्थलीय अपक्षीय मृदा, ये सारी हमारे बुक के अंदर दी गई हैं। तो पहली मृदा इसमें हमारी है जलोढ़ मृदा, और इन सभी मृदाओं को हम नेक्स्ट भाग में करेंगे। थैंक यू। ठीक है।